वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सही होंगे। आज का जो रिवीजन वीडियो है थर्ड वीडियो है रिवीजन का इस सीरीज़ का। चलिए तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कितना ऋण की मंजूरी दी है? मतलब एडीबी ने एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कितना ऋण दिया है? तो $500 मिलियन का दिया है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसने इंडिया को लोन प्रोवाइड किया है? तो एडीबी ने किया है $500 मिलियन। ये ऋण क्यों दिया गया है? क्योंकि कोविड-19 के दौरान इंडिया में जो है शिक्षा एजुकेशन जो है वो बहुत तरीके से प्रभावित हुई है, क्योंकि सभी लोग जो है वो कैसे आ रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन करते हैं वो सफिशिएंट हो जाता है, पर जो छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी में है, जो फर्स्ट में है, जो 10th में है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इशू हो गया ऑनलाइन स्टडी करना। बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है ऑनलाइन स्टडी के, उनके लिए ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो ये कदम रखते हुए कोविड-19 से इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एडीबी ने हमको $500 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है, जिसमें कि एशिया डेवलपमेंट बैंक, हम देख लेते हैं एडीबी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये टाइपिंग एरर हो जाती है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। एडीबी का जो फाउंडेशन हुआ था वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, ठीक है। और इसके जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? फिलीपींस, मनीला में है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वो है कौन है? जापान के हैं मत्सुगु ओसाकावा। हमको याद रखना है, मत्सुगु ओसाकावा जो है जापान से आते हैं, वो कौन है? हमारे एडीबी के प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग ओईसीडी ने 2022 में भारत का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया? यानी कि जो इंडिया की जो जीडीपी है वो ओईसीडी ने कितना बताया है 2022 के लिए? हमें ईयर याद रखना है, क्योंकि इस साल लास्ट ईयर से कोरोना के बाद से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने जो है हमारी जीडीपी को गेस किया है। हर साल देते हैं वो लोग, इस बार खास क्यों हो जाता है? क्योंकि इस बार कोरोना से जो है वर्ल्ड पूरा इम्पैक्ट हो, तो कौन सा पीछे जा रही है अर्थव्यवस्था? वैसे तो सभी बड़ी से बड़ी डेवलप कंट्रीज़ भी पीछे हो गई हैं बहुत तरीके से इन सब कोरोना की वजह से, लेकिन हमारा इंडिया का है तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इंडिया की कितनी है? ओईसीडी की कितनी है? 9.4% है। और ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना होती है 30 सितंबर 1961 को। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में है। डेट भी याद रखना है, कई बार आजकल डेट भी पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें ओएनजीसी की पूछी गई थी। बहुत सारी चीज़ों की पूछ लेते हैं, तो हमें हर तरीके से रेडी रहना है। ओईसीडी की स्थापना कब करी गई थी? 30 सितंबर 1961 में। हेडक्वार्टर का इसका फ्रांस में है, ठीक है। 9.4% ये हमको याद रखना है, और 2022 ईयर भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नगर पालिका ने जो है वो ग्रीन बॉन्ड इशू किया है? कौन सी नगर पालिका ने ग्रीन बॉन्ड इशू किया? तो ग्रीन बॉन्ड किसने किया है? गाजियाबाद नगर निगम ने किया, यूपी का। जी से देखिए, जी से ग्रीन, जी से गाजियाबाद, कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जी से ग्रीन, जी से गाजियाबाद नगर निगम यूपी ने किया है। जो कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है वो पैसा इकट्ठा करती है। इस बॉन्ड को कोई भी ले सकता है, हम आप, कोई भी आम इंसान, बिजनेसमैन, जो चाहे वो इस बॉन्ड को खरीद सकता है, ठीक है। ये क्या होता है कि इनकम, एक रेगुलर इनकम रहती है, इसमें आपका नुकसान कभी नहीं होगा। आप कहीं से भी खरीद सकते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, या इसकी जो गाजियाबाद नगर निगम की साइट है वहाँ से भी खरीद सकते हैं। अभी हमारे जानने लायक जो चीज़ें हैं, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक पैसा इकट्ठा करने, जैसे इक्विटी होते हैं, शेयर्स होते हैं ना, उसी तरीके से बॉन्ड होते हैं। ग्रीन बॉन्ड है ये, ठीक है। तो गाजियाबाद नगर निगम ने किए हैं। कितने रुपए जुटाए हैं? 150 करोड़ रुपीज़ को इकट्ठा किए इन लोगों ने। और किस लिए किया है? तो गंदे पानी को साफ़ करने के लिए लिया गया है, ठीक है। गंदे पानी को साफ़ करने के लिए ये बॉन्ड जो है वो इशू किया गया, इसीलिए इसका नाम जो है ग्रीन बॉन्ड है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम जो क्या रखा है? ग्रीन बॉन्ड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय व्यक्तित्व को असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो ये किसको मिला है? हमारे रतन टाटा जी को मिला है। क्या मिला है? असम वैभव नाम से पुरस्कार मिला गया, जो कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? असम का सर्वोच्च सम्मान है। असम के जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो जगदीश मुखी हैं। और जो हमारे असम के सीएम है वो है हेमंत बिस्वा सोरवा। ये हेमंत है, हेमंत प्रिंट हो गया, हेमंत बिस्वा सोरवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सितंबर 2021 में को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पे राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। यानी ये पूछा जा रहा है कि राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा, तो वो अलीगढ़ यूपी में मिलेगा। जो कौन थे राजा महेंद्र सिंह जो थे, प्रताप सिंह जी थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे, लेखक थे, क्रांतिकारी थे। हमको बस यही बात याद रखनी, राजा महेंद्र सिंह का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कहाँ पे किया, यूपी के अलीगढ़ में किया। बस दो ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। और वो कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक आई है वो 2021 में कितनी आई है, तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो 2020 में जितनी थी उतनी ही आई है। 142 नंबर पे है इंडिया। 2020 में भी 142 नंबर पे था। जो थीम है इसकी वो क्या है, इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। थीम भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नॉर्वे जो है इसमें फर्स्ट रैंक पे आया है। लगातार 5 सालों से नॉर्वे जो है फर्स्ट रैंक पे आता है। और सबसे लास्ट रैंक जो है वो किसकी है, नॉर्थ कोरिया की। यानी कि 180 कंट्रीज़ में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 142 है। लास्ट जो है नॉर्थ कोरिया। ये बताता क्या है, प्रेस इंडेक्स ये बताता है कि कहाँ इस कंट्री की जो प्रेस है वो कितनी स्वतंत्र है, बिना पॉलिटिकल प्रेशर या बिना किसी प्रेशर के जो वो कौन रिपोर्टिंग अच्छे से कर सकता है। तो वो कहाँ पे है, इंडिया हमारी 142, नॉर्वे फर्स्ट पे आता है। और नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है प्रेस को, वो बिना परमिशन के कुछ भी नहीं बोल सकती है वहाँ पे। ठीक है, हमें 2 बातें याद रखनी है, इंडिया कौन से नंबर पे, फर्स्ट कौन से नंबर पे है, बस ये 2 चीज़ें। और थीम जो है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, आजकल थीम भी पूछने लग गया है, तो सारी बातों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स के नाम जो है वो बदले गए हैं, तो हमको ये एक और याद रखना है, महाराजा अग्रसेन का जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे, हिसार हरियाणा का एयरपोर्ट है, उसका नाम कर दिया गया है महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, इंटरनेशनल जो है 2024 तक ये इंटरनेशनल बन जाएगा। अभी इंटरनेशनल नहीं है, 2024 तक बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय के रूप में परिवर्तित करने के लिए उन्नयन किया गया है। मतलब इसको प्रपोजल रखा गया है कि इसको इंटरनेशनल बनाया जाए, नहीं 2 साल के बाद ये इंटरनेशनल हो जाएगा। तब हमारे इंडिया में जो है वो अभी 35 है, करंटली 35 है। और यूपी जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल 5 एयरपोर्ट के साथ जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के पास में। और बिहार में कितने हैं, 2 है, एक तो गया है, एक तो पटना है। ठीक है, गया और पटना 2 जो है वो बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वैसे एयरपोर्ट 3 है बिहार में, दरभंगा, गया एंड पटना, लेकिन इंटरनेशनल कौन से है, गया और पटना। दरभंगा जो है वो इंटरनेशनल नहीं है, डोमेस्टिक है। ठीक है, ऑपरेशनल 3 हैं। ओके, चलिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात हो गई। सारे एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैत तलवार एक नौसेना युद्ध अभ्यास है, वो किस देश के बीच हुआ है। तो जैत तलवार जो है वो इंडिया और यूएई के बीच में होता है, हर साल होता है। इस बार कहाँ हुआ, अबू धाबी में हुआ। कहाँ पे हुआ, अबू धाबी। देखिए क्वेश्चन आप ऐसे पूछेगा, जैत तलवार कहाँ पे किया गया, तो वो क्या पूछेगा, अबू धाबी में। किसके बीच में होता है, अभी पैटर्न बहुत पुराना हो चुका है। अब ज़्यादातर ये पूछेगा कि कहाँ पर हुआ, अबू धाबी में हुआ। ठीक है, अब हम तीनों चीफ के नाम देख लेते हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल आर हरिकरन, 25 है। नेवल के कौन है, 25वें नंबर पे आते हैं ये, एडमिरल आर हरिकुमार। ये ध्यान रखना है, नेवल के स्टाफ है आर हरिकुमार, आर्मी के स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवाने, एयर स्टाफ है हमारे चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तीनों के नाम हमको याद रखने, ठीक है, कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैत तलवार कहाँ हुई है, अबू धाबी में हुई है। किसके बीच में हुई है, इंडिया और यूएई के बीच में हुई है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 122 है। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है, बस अपने इंडिया की रैंक हमको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। तो अभी जो रामसर साइट है वो इंडिया में टोटल कितनी है, अभी 46 है। मीन्स आज की जो डेट है, अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो 6 दिसंबर 2021 में कितनी है, 46 है। अगर कुछ ऐड हो गई एग्जाम तक तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल कितनी है, 46 है। जो कौन सी 4 बड़ी है, भिंदवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क बना है, और गुजरात में 2, यानी हरियाणा की 2 और गुजरात की 2 ऐड हुई है। और भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो याद रखना है चिल्का लेक 1981 में पहली बनी थी। और सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी, सुंदरबन जो है वो सबसे बड़ा है, 1992 में इसको ऐड किया गया था। और सबसे छोटी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के रेणुका वेटलैंड है, वो सबसे छोटी आती है। ठीक है,
भारत की सबसे छोटी है। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। सारी बातें याद रखनी है। 4 कौन कौन सी बनी है? भिंडवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तान नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ की? हरियाणा की है। और गुजरात की कौन से बने? थोल और वाधवाना, ये 2 बनी है गुजरात की। ये भी पूछ सकता है ये कहाँ पर है, और ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी साइट जुड़ी है और कौन सी नहीं जुड़ी है। आजकल जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? नॉट, एक सेकेंड, आजकल ना नॉट करके ज़्यादा पूछा जाता है कि विचार नॉट करेक्ट। करेक्ट वाला इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन विचार नॉट करेक्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आजकल पैटर्न नहीं हो गया। आपने देखा होगा बीपीएससी पंचायत ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा नॉट क्वेश्चन पूछा गया था। तो सब तरीके से रेडी रहना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? जो 1984 में जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी वो इसी के दिन हुई थी, इसीलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करने के लिए प्लस जो लोगों की जान गई थी इसमें उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसका नाम रखा गया नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, और क्यों? ये जो कौन सी गैस लीक होने की हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की जो गैस है वो लीक करने की वजह से हुई थी। ठीक है, ये जो बातें याद रखनी है। विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिला है? तो किसको मिला है? अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है, जो कहाँ की है? जो केरला की है। जो केरला की, और जो कौन क्या खेलती है? वो ऊंची कूद यानी लॉन्ग जंप खेलती हैं, हाई जंप, केरला की हैं और हाई जंप खेलती हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज कौन है? केरला से हैं, ये ऊंची कूद खेलती हैं, ऊंची कूद करती हैं। ये भी पूछ सकता है। तो वुमेन ऑफ द ईयर किसने दिया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने दिया है वुमेन ऑफ द ईयर। किसको? अंजू बॉबी जॉर्ज को। बातें याद रखनी है, खेल याद रखना और कहाँ से भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप एप्लीकेशन को लॉन्च किया? यानी कि मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, कॉल योर कॉप किसने किया है? नागालैंड ने किया है। बस नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो संजय दत्त को किया गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे हमारे जॉन अब्राहम साहब थे। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो वहाँ का जो भी प्रमोट करेगा, वहाँ के फूड को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के संस्कृति को, वहाँ के टूरिज़्म को, इन सबको प्रमोट करने का जो काम होता है वो वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर का होता है। जैसे गुजरात के हैं हमारे ये अमिताभ बच्चन जी हैं। वैसे बिहार सरकार ने अभी तक किसी को टूर किया नहीं है, लेकिन करना चाहिए टूरिज़्म के मामले में। बाकी जो स्टेट्स है वो बहुत आगे निकल गई इस मामले में, बट बिहार में इतनी अच्छी जगह है बिहार में, उसके बावजूद हम टूरिज़्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए खैर, ये तो सरकार का आंतरिक मामला है। बट अरुणाचल प्रदेश ने किसको किया? संजय दत्त को किया गया है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जाता है? ताकि वो वहाँ की चीज़ों को प्रमोट कर सके, वहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते, वहाँ के खाना के लिए प्रमोट कर सकते। उसके अलावा नशा मुक्ति अभियान के लिए भी उनको नशा मुक्ति अभियान के लिए भी बच्चों को क्या करेंगे? नशा छोड़ने के लिए जागरूक करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इससे पहले कौन थे? जॉन अब्राहम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है, रतन टाटा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो IMF के जो एक चीफ इकोनॉमिस्ट है वो किसको बनाया गया है? चीफ इकोनॉमिस्ट है आई थिंक ये इनको शायद चीफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन बनाएगा? गीता गोपीनाथ। ये क्वेश्चन जो है BPSC ऑडिटर में भी पूछा गया है। ठीक है, तो कौन है? ये है इंडियन ओरिजिन की है, गीता गोपीनाथ इंडियन ओरिजिन की है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये BPSC में भी रिपीट हो जाए, CDPO में या दरोगा में, किसी में भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, IMF की चीफ कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है वो IMF की चीफ है। ठीक है, और गीता गोपीनाथ का ही नंबर होगा। ऐसा पहली बार होगा जब वॉशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शीर्ष के 2 पद पर महिलाएं बैठेंगी। वाओ! मतलब देखिए, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसकी? गीता गोपीनाथ बनी है, और जो इसकी हेड कौन है? वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। मतलब इतने बड़े इंटरनेशनल IMF एक बहुत बड़ी संस्था है अपने आप में ही, तो इसकी जो
दोनों टॉप पोजीशन में कौन है, फीमेल्स बैठी हुई है, ये बहुत गर्व की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले ने कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंचे। इसका मतलब जो है सब स्पिनर जो हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा विकेट ली है इंडिया के लिए वो कौन है। तो पहले नंबर 1 पे आते हैं अनिल कुंबले, ठीक है, 1 पे आते हैं, 2 पे आते हैं कपिल देव। कपिल देव के बाद जो है वो कौन है, रविंद्र अश्विन है, रविचंद्रन अश्विन है, या अश्विन भी कह सकते हैं इनको, ज़्यादा इनको अश्विन बोला जाता है। पूरा नाम है इनका आर अश्विन या रविंद्र चंद्र अश्विन, जिन्होंने किसके खिलाफ लिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ लिए। ये नहीं पूछेगा आपसे कि इसमें 29 नंबर पे कौन है, ये पूछ सकते हैं कि किसके खिलाफ लिए, ठीक है। ये और इनका ये पहला, सबसे बड़ी बात है इनका पहला टेस्ट मैच था, पहले ही टेस्ट मैच में इन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। इससे यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, इनमें यही बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन। इसको रिवीजन वीडियो के लिए ही रखिए और प्लीज़ इसको जितना हो सके रिवाइज़ कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया था, जो भी सीरीज़ थी हम चलाने वाले हैं वो थोड़े दिन में, नेक्स्ट मंथ में इसको कर देंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले जो है वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए। यानी 20 या 22 तारीख के बाद से हम लोग शुरू करेंगे, ताकि जो आपकी रिवीजन है वो फुल शॉट हो जाए सारी चीज़ों को। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके बाद एक 1 शॉट पूरा कंपाइलेशन आएगा जिसमें सारी चीज़ें एक साथ कवर की जाएंगी, ठीक है। कुछ भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, बोलने में मिस्टेक हो जाए तो उसको प्लीज़ नेगलेक्ट कीजिएगा। बाकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।